एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के हमने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेश के अंदर भी आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। जी हाँ, आज क्या पढ़ रहे हैं हम? दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ रहे हैं। बाकी जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी है वो पिछली क्लासें देख ले, क्योंकि वहां पर पीछे का सारा मैटर, पीछे के जो इनके प्रदेश थे, मैदान थे, वो चीजें हमने पढ़ ली है। आज लास्ट है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार और सारी जो क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट में है। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो पिछले प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासों को देख सकते हैं। वहां पर पूरी क्लासें अवेलेबल हैं और आगे भी पशु परिचारक भर्ती के लिए पूरी क्लासें अवेलेबल कराई जाएगी। और जब एग्जाम से पहले अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको MCQ भी करवाए जाएंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कि हमने देख लिया कि दक्षिणी पूर्वी पठार है, लेकिन ये किन जिलों में है, इनका विस्तार किन जिलों में है, ये बात जानना हमारे लिए जरूरी है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार है, उनके विस्तार वाले जिले कौन से हैं, कौन से विस्तार वाले क्षेत्र कौन से हैं? विस्तार क्षेत्र, तो विस्तार क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठार है यानी हाड़ौती क्षेत्र है। क्या है? हाड़ौती क्षेत्र है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इस दक्षिणी पूर्वी पठार में भी हाड़ौती वाले जिले आ जाएंगे। सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले हैं वो आपको याद है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हाड़ौती क्षेत्र आएगा। हाड़ौती में आपको पता होना चाहिए कि उसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और आ जाएगा झालावाड़। ये किस में आते हैं? झालावाड़। ये किस में आते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार में आते हैं। अब जैसे हमने बोला कि दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर हाड़ौती क्षेत्र वाले जिले आएंगे, तो यानी इसके अन्य नाम भी होंगे। तो अन्य नाम तो हमने एक तो अभी बोल दिया कि इसका अन्य नाम क्या है? हाड़ौती क्षेत्र, ये हो गया। अब और क्या नाम इसे बोल सकते हैं? तो और क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार। क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार। और यह दक्षिणी पूर्वी पठार है यानी भारत के प्रायद्वीपीय की तरफ है, तो क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे? हाड़ौती क्षेत्र बोलेंगे, दक्कन का पठार बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे, और एक चीज और, इसका अन्य नाम है मालवा का पठार। क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मालवा, मेवाड़, ये ग्वालियर, ये चीजें हम देखते हैं, तो इसे बोलेंगे मालवा। क्या बोलेंगे इसे? मालवा का पठार। मालवा का पठार। तो हमने पठार, अन्य नाम क्या क्या देखे? हाड़ौती क्षेत्र, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार। विस्तार क्षेत्र हमने देख लिए। दक्षिणी पूर्वी के अंदर कौन कौन से देखे? दक्षिणी पूर्वी के अंदर अब हमने विस्तार क्षेत्र भी देख लिए, जिले भी देख लिए और इनके अन्य नाम भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? क्रिटिशियन युग में। कौन से युग में? क्रिटिशियस युग में। निर्माण कब हुआ था? क्रिटिशियस युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था, यानी ज्वालामुखी का उद्गार है, इसका निर्माण क्रिटिशियस युग में हुआ था। अब हम देखें कि प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्वी पठार है वो हिस्सा किसका है? किसका हिस्सा है? तो हम अगर भारत में बोलेंगे, क्या भारत में बोलेंगे, तो हमने अभी देखा कि ये प्रायद्वीपीय पठार भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। हम बोल सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। जी बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसीलिए हमने इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा। प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। और अगर हम वैसे बोले तो ये किसका है? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड।
किसका हिस्सा है? गोडावन लैंड का हिस्सा है। और गोडावन लैंड का कौन सा हिस्सा था? इसके अदर भी था एक हिस्सा जो गोडावन लैंड का था। जो स्टूडेंट निरंतर पढ़ रहे हैं वो कमेंट में बताएं कि जो दूसरा गोडावन लैंड का हिस्सा था, हमने 4 भाग किए थे जिनमें 2 निर्माण क्रिटेशियन युग और प्री कैम्ब्रियन युग हुआ था अरावली का, लेकिन गोडावन लैंड 2 का था। एक कौन सा था वो आप कमेंट में आंसर पिन कीजिएगा। तो हमने इसका हिस्सा देख लिया कि प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, गोडावन लैंड का हिस्सा है। अब इसकी क्षेत्रफल की बात आती है तो इसका क्षेत्रफल है 7%। कितना है? 7% है। और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11% निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठार है, दक्षिण और पूर्व में स्थित है। इस कारण कहते हैं ना कि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, तो वही क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा होती है, कितनी होती है? 90 से 120 सेंटीमीटर तक। कितनी? 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा कितनी होती है? 90 से 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। यानी हमने इतने देखे, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है कौन से में मिलती है? दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर। तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार। अब यहाँ पर नदियां हैं और ये सर्वाधिक वर्षा है, पानी इकट्ठा होगा, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी निर्मित होगी? वो होगी काली मिट्टी। क्योंकि हमने देखा था कि रेतीली मिट्टी होती है, उसके बारीक कण होते हैं, जिस वजह से क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, पानी को शोषित नहीं कर पाती है। लेकिन काली मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को अपने अंदर समा लेती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अब हमने बोला कि काली मिट्टी है, जल का अवशोषण कर लेती है, जल को अवशोषित कर लेती है। कण इसके मोटे होते हैं रेतीली के बजाय, क्योंकि रेतीली के कण पतले होते हैं, इसलिए पानी को अवशोषित नहीं कर पाती है। इसलिए जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। किसमें? काली मिट्टी में क्या होती है? जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। अगर पूछा जाए कि जल ग्रहण क्षमता क्यों होती है, तब आप कह सकते हो कि काली मिट्टी के मोटे कण हैं, इसलिए इसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। फिर अगला भी क्षमता इसमें अधिक होती है। क्या? जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, संयोजन क्षमता। और इस काली मिट्टी के कारण भी यहाँ पर फसल अच्छी होती है, संयोजन क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? संयोजन क्षमता अधिक होती है। और क्या आ जाएगा? अब काली मिट्टी है कौन सी खेती के लिए लाभदायक है? काली मिट्टी तो हम देखते हैं कपास के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। कपास के लिए लाभदायक, कपास के लिए लाभदायक मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो 3 ये काली मिट्टी के फैक्टर हैं कि जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है। किस वजह से? मोटे कण की वजह से। संयोजन क्षमता अधिक होती है। और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अगर मिट्टी मानी जाती है तो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? कपास मिट्टी मानी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि चट्टानें कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है आग्नेय। कौन सी पाई जाती है? आग्नेय। यहाँ पर चट्टानें कौन सी पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। और हमने कहा था कि दक्षिणी पूर्वी मैदान है, वहां पर खनिज कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात आती है फसल की। वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी यहाँ पर अच्छी होगी। सबसे अधिक यहाँ पर फसल की जाती है। और फसलों के अंदर भी कौन सी फसल यहाँ पर की जाती है? तो व्यापारिक फसल यहाँ पर की जाती है। कौन सी की जाती है? व्यापारिक फसलें यहाँ पर की जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा फसलें यहाँ पर की जाती है। काली मिट्टी है, वहां पर कपास सर्वाधिक होती है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हैं फसलें हैं जो यहाँ पर की जाती है, व्यापारिक फसलें यहाँ पर की जाती हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये सब चीजें तो हमारी हो गई, लेकिन यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? क्या नदी कौन सी बहती है? तो कौन सी आएगी? आहू, काली सिंध, परवन। कौन कौन सी नदी आ जाएगी? आहू आ जाएगी, काली सिंध आ जाएगी
और परवन आ जाएगी, आहू काली सिंध परवन। तो एक तो इसमें आ जाएगी चंबल, चंबल, आहू, काली सिंध, आहू, चंबल, काली सिंध, और एक कौन सी आ जाएगी, परवन। कौन सी आ जाएगी, परवन। ये 4 नदी यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार से प्रभावित होती है। कौन कौन सी, चंबल, आहू, काली सिंध और परवन। ये हमने दक्षिणी पूर्वी पठार की जो सामान्य बेसिक जानकारी है वो चीजें आज हमने देखी है। कल इसका उपविभाजन देखेंगे, तो इसका फटाफट से रिवीजन करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठार जो कि हाड़ौती क्षेत्र में फैला हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में नदियां भी 4 बहती है। कौन सी, चंबल, आहू, काली सिंध और परवन। मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में होता है। भारत में अगर इसका हिस्सा देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का है, और वैसे भूगोल के हिसाब से देखें तो इसका हिस्सा कोडावलैंड का है। क्षेत्रफल 7%, जनसंख्या 11%, वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। चट्टानें आग्नेय पाई जाती है और खनिज, धात्विक खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हमने राजस्थान भूगोल की एक सामान्य परिचय वाली क्लास देख लिया है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन स्टूडेंटों को इन क्लासों की आवश्यकता है उन तक पहुंच सके और वो अपनी स्टडी चालू कर सके। यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।